कांशीराम भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। इसके अंत में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति यानी DSSS की स्थापना की और 1971 ईस्वी में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ यानी बामसे और 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की स्थापना की, जिन्हें बहुजन नायक या मान्यवर या साहब के नाम से भी जाना जाता है। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 पृथ्वीपुर ग्राम खवासपुर रूपनगर जिला पंजाब भारत में हुआ। इनका धर्म आजीवक धर्म। पिता का नाम श्री हरि सिंह और माता का नाम श्रीमती बेसन कौर। उनका नाम कंस आई रखा गया क्योंकि उनके जन्म के बाद दाई ने उन्हें कंस धातु से बने ट्रे में रखा था। उनके पिता के पास कुछ जमीन थी और उनके चाचा सशस्त्र बलों में थे। साहब श्री कांशीराम के स्वयं के शब्दों में, मैं उन लोगों के बीच पैदा हुआ और बड़ा हुआ जिन्होंने खुद के बलिदान कर दिया, लेकिन देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं की। अपने इन निम्न जाति की पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने रोपड़ पंजाब के सरकारी कॉलेज से विज्ञापन में स्नातक की डिग्री हासिल की। मान्यवर साहब कहा करते थे, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं कर लेते और अपने देश में असमानता की भावना को खत्म नहीं कर देते। उनका पालन पोषण साधारण था। अपनी शिक्षा के वर्षों के दौरान उनमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था जिससे यह लगे कि वह परिपक्व होकर एक महान सामाजिक क्रांतिकारी बनेंगे। पश्चिमी भारतीय राज्य उनकी गलती यह थी कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध जयंती की छुट्टी को रद्द करने और उनके स्थान पर तिलक जयंती और दिवाली के लिए एक अतिरिक्त छुट्टी देने की ERDL प्रबंधन के फैसले का विरोध किया था। साहब श्री कांशीराम जी ने प्रबंधन के ऐसे जातिवादी और तानाशाही व्यवहारों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। साहब श्री कांशीराम में सेनानी ने श्री दीनाभान का निलंबन आदेश रद्द करवाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा भगवान बुद्ध जयंती की छुट्टी बहाल कराई। यह देश में दलितों की मुक्ति के लिए उस लंबी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका नेतृत्व साहब श्री कांशीराम को अपनी आखिरी सांस तक करना पड़ा। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना पूरा जीवन समुदाय के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद से उन्होंने कभी शादी नहीं की और न ही अपना घर गए और उनका संघर्ष परिवार के लिए नहीं था। उन्होंने भारत के मूल निवासियों की खोई हुई महिमाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की। उन्होंने कार्य की संस्कृति और संघर्ष की लोकतांत्रिक पद्धति को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को भी उसमें शामिल करके दलितों का दायरा बढ़ाया। मान्यवर कांशीराम हमेशा कहा करते थे, हम सामाजिक न्याय नहीं सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक न्याय सत्ता में बैठे व्यक्ति पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक समय में कोई अच्छा नेता सत्ता में आता है और लोगों को सामाजिक न्याय मिलता है और वे खुश होते हैं, लेकिन जब कोई बुरा नेता सत्ता में आता है तो यह फिर से न्याय में बदल जाता है। इसलिए हम संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने भारत में अंबेडकर के बाद दलितों के नेतृत्व की आलोचना की। इसके लिए उन्होंने पूना फैक्ट को मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि पूना फैक्ट ने दलितों की असहाय बना दिया। पृथक निर्वाचन मंडल के अस्वीकार करके दलितों के विधान मंडलों में उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया गया। पिछले 50 वर्षों में अनेक प्रकार के चमचे पैदा हुए। जब भी भारत में तथाकथित उच्च जाति के हिंदू शासकों को चमचों की आवश्यकता महसूस हुई और जब वास्तविक दलित नेताओं द्वारा उच्च जातियों को अधिकार खतरे में पड़ गया तो चमचों का अन्य सभी क्षेत्रों में आगे लाया गया। बहुजन समाज पार्टी का गठन क्यों हुआ? बहुजन समाज पार्टी बेसवी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन धार्मिक के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का जिक्र करते हुए बहुजन का शाब्दिक अर्थ होता है बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था।
बहुजन समाज में कौन कौन आते हैं? आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यकों के लिए संयुक्त रूप से निरूपित करता है, जो संयुक्त रूप से भारत में बहुसंख्यक हो जाते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष थे। कांशीराम साहब ने उत्तराधिकारी मायावती को बनाया। मान्यवर कांशीराम साहब जी का करियर की शुरुआत कांशीराम साहब ने सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की योजना के तहत पुणे विस्फोटक अनुसंधान और विकास की प्रयोगशाला को था। जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया तो उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। वो इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। कांशीराम को B.R. अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफ़ी प्रभावित किया था। कांशीराम साहब ने शुरू से में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ी रहने के कारण उनका भंग हो गया। इसका कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर 1978 में बामसेफ बन गया था। बामसेफ एक ऐसा गठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। बामसेफ न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत वाघमोर कहते हैं, इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नौकरियों में काम करता था। साथ ही अपने अपने अछूत भाइयों बहनों से भी किसी तरह के संपर्क में नहीं था। इसके बाद कांशीराम साहब ने 1981 ईस्वी में एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DSS या DS4 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने के अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चंपा सीट से लड़ा था। BSP को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरू में दलितों और अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच विभाजन को बांटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को बांटा गया। सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तर्क दिया कि दलित को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। BSP के गठन के बाद कांशीराम ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नज़र में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। वह 1989 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में कांशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और कांशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदित को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद कांशीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा। सन 2002 में कांशीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म
ग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। कांशीराम जी की मंशा थी कि उनके साथ अपने 5 करोड़ समर्थन भी इसी समय धर्म परिवर्तन करें। इनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह थे कि उनके समर्थकों को केवल अछूत ही शामिल नहीं थे, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे, जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और इनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा अधूरी रह गई। मायावती ने कहा कि उन्होंने और कांशीराम साहब ने तय किया था कि हम बौद्ध धर्म तभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम धर्म बदलकर देश में धार्मिक बदलाव तभी ला सकते थे जब हमारे साथ में सत्ता हो और हमारे 7 करोड़ लोगों का एक साथ धर्म बदले। यदि हम बिना सत्ता पर कब्जा किए धर्म बदल लेंगे तो हमारा साथ कोई नहीं खड़ा होगा और केवल हम दोनों का ही धर्म बदलेगा, हमारे लोगों का नहीं। इससे समाज में किसी तरह के धार्मिक क्रांति की लहर नहीं उठेगी। मान्यवर कांशीराम साहब जी की मुख्य पुस्तकें सन 1982 में कांशीराम ने द चमचा युग नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि ये दलित लीडर केवल अपने निजी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। इनकी पुस्तक बर्थ ऑफ वामसिप भी प्रकाशित हुई थी। इनकी जीवनी कांशीराम दलित के नेता बद्री नारायण तिवारी द्वारा लिखी गई थी। कांशीराम के भाषणों का एक किताब के रूप में अनुज कुमार द्वारा संकलित किया गया है। इसका नाम है बहुजन नायक कांशीराम के अविस्मरणीय भाषण। इसके अलावा कांशीराम साहब के लेखन और भाषण को एस गौतम ने संकलित किया था, जबकि कांशीराम द्वारा लिखे गए संपादकीय बहुजन समाज पब्लिकेशन ने 1997 में प्रकाशित किया था। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत में अम्बेडकरवाद अगर जिंदा है तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ कांशीराम को ही जाता है। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु के बहुजन आंदोलन में पैदा हुए शून्य को खत्म करके बहुजन आंदोलन को फिर से जीवित किया था। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा सुप्रीमो मायावती एक बहुत बड़ा नाम है। मायावती देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। मायावती उत्तर प्रदेश की वो महिला मुख्यमंत्री रही जिन्होंने उत्तर प्रदेश राजनीतिक में अलग ही छाप छोड़ी। अब मायावती ने बाबा साहेब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है।